प्रिय विद्यार्थियों, डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्लास 12 कॉमर्स के लिए इस क्लास में मैं आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय के कुछ और टॉपिक समझा रहा हूं। इन्हें आप सभी समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शीघ्र ही। चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, पार्ट 4। देखिए, इस पार्ट में हम सबसे पहले सम सीमांत उपयोगिता नियम को जानने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनके माध्यम से हम एक अच्छा उत्तर तैयार करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम। यहाँ पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि सीमांत उपयोगिता आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। सीमांत उपयोगिता का अर्थ क्या होता है कि हर अतिरिक्त या अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसी प्रकार से हर अंतिम या अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता यदि समान रहती है तो उस नियम को हम सम सीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता आप अच्छी तरह से जानते हैं किसको कहते हैं। साधन, साधनों का अर्थ यहाँ पर उपभोक्ता की आय से है। आवश्यकता अनंत होती हैं और उन आवश्यकताओं पर उपभोक्ता व्यय करता है, प्रतिस्थापन का कार्य भी करता रहता है। तो देखिए, इस नियम को हम एक व्यवस्थित रूप में सरल भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि एक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि आवश्यकता अनंत होती हैं जिन्हें वह अपने सीमित साधनों से पूरा नहीं कर सकता। अतः एक उपभोक्ता अपने व्यय इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक दशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान या बराबर रहे। अर्थात उसके द्वारा जो व्यय की जा रही है राशि, उस व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में समान रहे। इसके लिए वह प्रतिस्थापन नियम का पालन करता है और ऐसा करके वह अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो इसी स्थिति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम के 2 पैराग्राफ दिए हैं, इनको हम विस्तृत रूप से समझ सकते हैं और इसके साथ ही सरल शब्दों में दिया हुआ है। सरल शब्दों में बहुत अच्छा आंसर आप तैयार कर सकते हैं। यह स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपने व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता समान, सम या बराबर रहे। ऐसा करके वह क्या कर सकता है, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने में सफल हो सकता है। अच्छा, इस नियम को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अधिकतम संतुष्टि का नियम, उपभोग का नियम, उदासीनता का नियम, प्रतिस्थापन का नियम आदि। ये आपको विकल्प के रूप में प्रश्न पत्र में और टेस्ट में मिल सकते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, स्क्रीन पर चौथा टॉपिक हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उदासीनता वक्र, आईसी इंडिफरेंस कर्व का अर्थ और इसकी मान्यताएं। देखिए, मैं आपको सादा भाषा में या सरल भाषा में यह बताना चाहता हूं कि एक उपभोक्ता कभी भी एक वस्तु पर अपनी सभी राशि को व्यय नहीं करेगा, क्योंकि एक वस्तु से उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए वह क्या करता है, एक से अधिक 2 या अन्य अलग अलग वस्तुओं पर विभिन्न तरीकों से व्यय करता है। तो जब एक साथ वह 2 वस्तुओं पर व्यय करता है तो उनके संयोग बन जाते हैं। जैसे कि उसको 20 रुपया खर्च करना है तो 20 रुपया में वह 5 इकाइयाँ किसी एक वस्तु की खरीद सकता है और 7 इकाइयाँ किसी दूसरी वस्तु की खरीद सकता है। तो यह एक संयोग बन गया 5 और 7 12 इकाइयों का, पहला संयोग। इसी प्रकार से अन्य संयोग भी बन सकते हैं कि एक प्रकार की कुछ वस्तुएं खरीदता है और दूसरे प्रकार की भी कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो फिर यह अन्य संयोग बन जाते हैं। इन्हीं संयोगों को हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, आप पहले उपभोक्ता के संतुलन को समझ चुके हैं पिछले पार्टों में। यहाँ पर भी हम एक उपभोक्ता के संतुलन को समझने का प्रयास करते हैं उदासीनता वक्र के माध्यम से।
देखिए क्या होता है कि उपभोक्ता के संतुलन से संबंधित सिद्धांत को उदासीनता वक्र के क्रमवाचक पद्धति द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। फिर इस पद्धति के अनुसार दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों से प्राप्त उपयोगिता की तुलना की जाती है। इसके अनुसार उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। उपभोग की गई इकाइयों के संदर्भ में नहीं करता, बल्कि इकाइयों की प्राथमिकता क्रम में करता है। यह नियम वस्तुओं के विभिन्न संयोगों की उदासीनता अनुसूची का बिंदु रेखीय यदि प्रदर्शन किया जाता है तो इस बिंदु रेखीय प्रदर्शन को ही उदासीनता वक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए आप उदासीनता वक्र की कुछ मान्यताएं हैं वो एक प्रकार के नियम होते हैं। उदासीनता वक्र की मान्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उपभोक्ता जो है विवेकशील रहता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता विवेकशील रहता है, वह अच्छी तरह से जानता है कि किस वस्तु की कितनी इकाइयां खरीदना है, किस वस्तु की कितनी इकाइयां कम करना है। तो इस प्रकार से यह एक उपभोक्ता विवेकशील होता है, तभी उदासीनता वक्र के नियमों का पालन कर सकता है। संयोग वरीयता अर्थात संयोगों की प्राथमिकता। एक उपभोक्ता जो है विभिन्न वस्तुओं के संयोग जो होते हैं उनमें प्राथमिकता क्रम या वरीयता का क्रम भी निर्धारित करता है। फिर है आदत, फैशन एवं मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं। उदासीनता वक्र से संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता को आदत, फैशन एवं मानसिक स्थिति में परिवर्तन की स्थिति में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगली मान्यता है वस्तुओं की कीमत, अर्थात वस्तुओं की कीमत शीघ्र परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, उसमें स्थिरता होना चाहिए। इसके साथ साथ उपभोक्ता की आय को भी स्थिर माना गया है। तो ये एक उदासीनता वक्र की मान्यताएं थी। अब इनको हम देखते हैं। उदासीनता वक्र दिया हुआ है टेक्स्ट के रूप में, इसको आप टेस्ट के रूप में समझ सकते हैं और अपने लेक्चर्स के माध्यम से और स्पष्ट कर सकते हैं। 3 पैराग्राफ में दिया हुआ है, तीनों पैराग्राफों में एक ही बात समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए इसके साथ ही उदासीनता वक्रों को तालिका के रूप में और चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए हम जो बोल रहे हैं संयोग और वस्तुएं, तो उनके अलग अलग कॉलम बने हुए हैं उदासीनता अनुसूची के रूप में। देखिए संयोग ABCDE अर्थात ये संयोग है वस्तुओं के। वस्तु X इकाइयों में है, वस्तु Y इकाइयों में है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वस्तु X की 1 इकाई और वस्तु Y की 15 इकाई, ये कुल 16 इकाइयों का एक संयोग बन गया है A। इसी प्रकार से वस्तु X की 2 इकाइयां हैं, वस्तु Y की 11 इकाइयां हैं, इस प्रकार से 13 इकाइयों का एक संयोग बन गया है B। फिर वस्तु X की 3 इकाइयां, वस्तु Y की 8 इकाइयां और इस प्रकार से 11 इकाइयों का संयोग बन गया C। और इसी प्रकार से अंत में वस्तु X की 5 इकाइयां और वस्तु Y की 5 इकाइयां, कुल मिलाकर 10 इकाइयों का संयोग बन गया है E। इस प्रकार से कई संयोग बनाए जा सकते हैं। तो यह उदासीनता अनुसूची है जो दो वस्तुओं के संयोगों को प्रस्तुत करती है। अधिक से अधिक संयोग बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसी तालिका को चित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। चित्र पर आप देख रहे हैं जो आधार रेखा है X, उस पर वस्तुएं X हैं और जो बाह्य रेखा है उस पर वस्तुएं Y हैं। अब इन्हीं को हमने चित्र के रूप में रेखांकित किया है। देखिए आप, वही का वही बिंदु है, वही का वही क्रम है। वस्तु X की 1 इकाई खरीदी जाती है तो वस्तु Y की इकाई 15 खरीदी जाएंगी, तो संयोग क्या प्राप्त हुआ A। फिर इसी प्रकार वस्तु X की 2 इकाइयां और वस्तु Y की 12 इकाइयां, तो संयोग प्राप्त हुआ B। फिर इसी प्रकार से वस्तु X की 3 इकाइयां और वस्तु Y की 9 इकाइयां, तो संयोग प्राप्त हो गया C। इसी प्रकार से वस्तु X की 4 इकाइयां और वस्तु Y की 6 इकाइयां, संयोग प्राप्त हो गया
डी। और अंत में वस्तु x की 5 इकाइयां और वस्तु y की 3 इकाइयों संयोग प्राप्त हो गया ई। इस प्रकार से दो अलग अलग वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को तालिका के माध्यम से और चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब देखिए उदासीनता वक्रों की कुछ विशेषताएं होती हैं। इन वक्रों की विशेषताओं के माध्यम से भी हम इसको और अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। लिखा है उदासीनता वक्रों के बारे में कि इसकी 5 विशेषताओं को बताना है यहाँ पर। पहली विशेषता है उदासीनता वक्र का ढाल जो होता है नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। उदासीनता वक्र का जो ढाल है नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात यह ढाल ऋणात्मक होता है, बाएं से दाईं ओर झुका हुआ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है तो दूसरे वस्तु की मात्रा घटती जाती है, इसलिए यह ढाल ऋणात्मक होता है और बाएं से दाईं ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, और इसके साथ ही दूसरी विशेषता देखिए आप, उदासीनता वक्र अक्षों के मूल बिंदु अर्थात एक्स वाई अक्ष का जो मूल बिंदु है ओ के प्रति उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर होता है अर्थात कहने का मतलब ये है कि उन्नतोदर इसलिए होता है, हम यहाँ जैसे जैसे एक्स और वाई की वस्तुओं का प्रतिस्थापन करते जाते हैं तो यहाँ पर एक वस्तु के संग्रह में वृद्धि के साथ साथ ही दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसलिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरने के नियम के कारण ऐसा होता है। यह मूल बिंदु की ओर या मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो जाता है उदासीनता वक्र। ठीक है, फिर इसी प्रकार से तीसरी विशेषता जो आप देख रहे हैं चित्र में दिखाया गया है कि वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। वास्तव में ये वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, यही बात समझाने का प्रयास किया गया है। उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि संयोगों से प्राप्त संतुष्टि का स्तर सभी संयोगों के लिए अलग अलग होता है। किसी भी संयोग का स्तर जो है समान नहीं हो सकता, इसलिए यह वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। नंबर 4 पर है चौथी विशेषता, प्रत्येक ऊंचा उदासीनता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है हमेशा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक से अधिक उदासीनता वक्र होने पर भी यह एक उदासीनता वक्र का मानचित्र बनता है, तो एक उपभोक्ता को एक बंडल में अधिक वस्तुएं प्राप्त करना होती हैं, जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिलती है। इसलिए उदासीनता वक्र अलग अलग होते हैं। उच्च उदासीनता वक्र से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर भी उच्च होता है, वह उच्च स्तर की संतुष्टि को व्यक्त करता है। फिर उसके बाद 5वां बिंदु है या 5वीं विशेषता है, उदासीनता वक्र एक्स अक्ष अथवा वाई अक्ष को कभी भी स्पर्श नहीं करते, अर्थात कभी उससे लगे हुए या स्पर्श नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि यदि उदासीनता वक्रों के माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है तो इकाई की मात्रा, किसी भी वस्तु की इकाई की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होगी। दोनों वस्तुओं की स्थिति में कि हम एक वस्तु की मात्रा को शून्य कर दें और दूसरी वस्तु की मात्रा को अधिकतम कर दें, या दूसरी वस्तु की मात्रा को शून्य कर दें, एक वस्तु की मात्रा को अधिकतम कर दें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा एक वस्तु की मात्रा कम होगी तो दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ जाएगी, और दूसरी वस्तु की मात्रा कम हो जाएगी तो पहली वस्तु की मात्रा घट जाएगी। लेकिन कभी भी दोनों वस्तुओं में से किसी एक की मात्रा शून्य नहीं होगी। इसलिए उदासीनता वक्र जो है वाई और एक्स अक्ष को कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता। चित्र में दिखाया गया होगा लेकिन वैसा नहीं होता। देखिए उदासीनता वक्र की हम टेस्ट के रूप में चित्रों को देखते हैं। नंबर 1, उदासीनता वक्र की ढाल नीचे की ओर झुकी हुई होती है, जो हम अपने शब्दों में तैयार कर चुके हैं, सुन चुके हैं। फिर नंबर 2 है उदासीनता वक्र अक्षों के मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। फिर इसके साथ ही
तीसरी विशेषता, उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। चित्र में दिखाया गया है लेकिन वास्तव में काटते नहीं हैं। फिर नंबर 4 पर, एक से अधिक उदासीनता वक्र होने पर जो उच्च उदासीनता वक्र होगा वो क्या करेगा, अधिकतम संतुष्टि का स्तर प्रदान करेगा। फिर इसके साथ ही पांचवी विशेषता जो चित्र बताया गया है कि स्पर्श करता हुआ जो वक्र है वो ऐसा कभी नहीं होगा। यही बात इस टेक्स्ट के रूप में बताने का प्रयास किया गया था और हमने अपनी भाषा में इसको समझने का प्रयास किया है। इसको बार बार सुनिएगा ध्यान से और उदासीनता वक्र का अर्थ, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से समझिएगा। धन्यवाद।